नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के चलते जो हालात हैं, ऐसे हालात पिछले 100 वर्षों में नहीं दिखे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में जो वित्तीय संकट है, आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था के नजरिए से वो सबसे ज्यादा गहरा और इस वक्त खतरनाक है। लेकिन इस सिस्टम से बचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिहाज से आरबीआई कई कदम उठा रहा है। अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संकेत साफ दिख रहे हैं और ग्रोथ सबसे बड़ी प्राथमिकता है आरबीआई की। लेकिन वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही अहम है और नए रिस्क का पता लगाने के लिए मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते एनपीए का खतरा बढ़ सकता है और उसके लिए हमारे बैंकिंग सिस्टम को तैयार रहना होगा और जो गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी किए हैं उन्हें फॉलो करना होगा। साथ ही जोखिम की पहचान के लिए ऑफसाइट सर्विलांस मैकेनिज्म को मजबूत किया जा रहा है। तो समझेंगे कि असल में कोरोना के इम्पैक्ट के चलते जब अर्थव्यवस्था वापसी के संकेत दे रही है, ऐसे में बैंकिंग सिस्टम पर किस तरीके का दबाव और एनपीए को लेकर आरबीआई गवर्नर की चिंता कितनी जायज है और इससे बचने के लिए आरबीआई की ओर से उठाए जा रहे कदम कितने मजबूत या फिर उनमें किस तरीके से सुधारों की जरूरत है, और इसे समझाएंगे हमारे तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुशील चंद्र त्रिपाठी सर, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ए के भट्टाचार्य सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश सिंह जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देना बैंक। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में त्रिपाठी सर आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले या कोविड की शुरुआत से पहले अर्थव्यवस्था दिख रही थी और अब लॉकडाउन के बीच संकेत दिख रहे हैं कि रिकवरी हो रही है, लेकिन ऐसे में आरबीआई की जो चिंता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर हो या फिर एनपीए को लेकर हो, ये कितनी वाजिब है और किस तरीके से कोरोना के चलते ये दोनों टूल्स, ये दोनों फैक्टर क्रूशियल हो जाते हैं। आरबीआई की चिंता वाजिब है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहे जाते हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो गई है। इसमें बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। बैंक डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेते हैं, जनता से डिपॉजिट लेते हैं और फिर उस पैसे को जो उद्योग, व्यापार या कृषि, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें ऋण देख करके उपयोग करते हैं और बीच में जो उनकी मार्जिन होती है उससे अपने खर्चे को निकालते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो डिपॉजिट होती है उसका देना तो आवश्यक है, उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती है। लेकिन जो वो ऋण देते हैं, जिसको ऋण देते हैं, उसका व्यापार, उद्योग, कृषि व्यवसाय, अगर उसमें कुछ कठिनाई आ जाए या कभी कभी जानबूझ करके ऋण वापसी ना करें तो वो एनपीए हो जाता है। तो बैंक को अपने पास इतना रिजर्व रखना चाहिए, अपना कैपिटल और रिजर्व, किस तरह के शॉक को बर्दाश्त कर सके। तो 2012 के बाद से बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ता रहा और पिछले गवर्नर रघुराम राजन ने इसमें काफ़ी पहल की। उसके बाद काफ़ी इसमें सुधार भी हुआ और केंद्र सरकार ने जो राजकीय बैंक हैं वही 70-72% उन्हीं के डिपॉजिट और ऋण होता है। तो उनके जो कैपिटल है उसको बढ़ाने में काफ़ी पहल की और लाखों रुपए केंद्र सरकार ने लगाए और जैसा कहा जाता है कि 12 से 14% उनका कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, कैपिटल टू एसेट रेशियो हो गया। लेकिन अभी जो मार्च से ये खतरा बढ़ा है तो इसमें सारी उद्योग और आर्थिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से हट गई है। तो ऐसी दशा में जो ऋण लिया हुआ है व्यवसाय के लिए या उद्योग के लिए, उसका वापस होना बड़ा मुश्किल है कि पिछले 3-4 महीने से जो है कोई आर्थिक गतिविधि सामान्य रूप से चल नहीं रही है और अधिकांश जगह अभी भी लॉकडाउन और उसके चलते जो कोरोना का भय है तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आई नहीं है। तो आरबीआई ने ये अवश्य व्यवस्था की है कि मॉरेटोरियम दे दिया। जिन लोगों ने ऋण लिया है, जिनकी वापसी 31 मार्च तक होनी थी किस्त की या उसके
ब्याज की, उनको मॉरिटोरियम दे दिया और मेरे ख्याल से शायद 31 अगस्त तक है, लेकिन वो उनका देनदारी नहीं कम होती है, ना ही उस पर ब्याज लगना खत्म होता है। तो इसलिए 31 अगस्त के बाद या 31 सितंबर भी कर दें, और जब उनका वो व्यवसाय चला नहीं तो वो देंगे कहाँ से? तो इसको देखते हुए आरबीआई की चिंता वाजिब है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जो लोन परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो ना ब्याज और किस्त नहीं भुगतान कर रहा है, उसकी मात्रा बढ़ेगी। अगर उसकी मात्रा बढ़ेगी तो इस शॉक को ये बैंक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आरबीआई कह रहा है कि पहले से आप इसकी छानबीन करिए कि कहाँ कहाँ कितना आपको शॉक लगने वाला है, और यथासंभव अपना कैपिटल बढ़ाइए। तो ये तो बैंकों की बात है। इसी के साथ एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो भी काफ़ी मात्रा में लोगों को ऋण देती रहती हैं, उनकी हालत और ख़राब है, और उनमें जो है इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं रहती है। तो आरबीआई ने कहा है कि थर्ड पार्टी से ये रिस्क असेसमेंट कराएं, क्योंकि वो काफ़ी ऐसा करते हैं कि एवरग्रीनिंग करते रहते हैं। लोन नहीं वापस आया तो उसको फिर लोन दिखा दिया। तो ये देख कर के आरबीआई को चिंता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी कठिनाई होगी। रमेश जी, क्योंकि आपका अनुभव रहा है, इस वक्त समझना ये चाहूँगा कि जिस तरीके से जिसका जिक्र त्रिपाठी सर ने किया कि मॉरिटोरियम दिया गया, कुछ वक्त तक आप डिले पेमेंट के साथ उसमें आ सकते थे, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसके चलते एनपीए की पहचान भी मुश्किल होगी, डिले होगी, जिसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जब आरबीआई ये कहता है कि बैंकिंग सिस्टम को अपने पास एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिजर्व रखने की ज़रूरत है और जो नॉर्म्स आरबीआई ने तय किए हैं उस पर बिल्कुल पालन करना होगा अगर वो एनपीए से बचना चाहते हैं। ये रास्ते कितने आसान हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए इस वक्त, और क्या सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है एनपीए से बचने या उसके खतरे को बढ़ते हुए देखने के लिए? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने एक सिंपल शब्दों में बैंकिंग सिस्टम को समझाया, उनके प्रॉब्लम को भी समझाया। और जहाँ तक एनपीए के चैलेंजेस की बात है, ये बिल्कुल छुपी बात नहीं है, और इसके लिए शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर है उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस इश्यू को एसबीआई के कॉन्क्लेव के ऊपर पूरी तरह से समझाया भी। तो ये कोई छुपी बात नहीं है कि अगर लोगों की इनकम आनी बंद हो जाएगी तो लोग पैसे नहीं भर पाएंगे, और अकाउंट चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो गाइडलाइंस है कि 90 दिन तक अगर आपके इंस्टॉलमेंट नहीं भरे गए, इंटरेस्ट सर्विसिंग नहीं की गई, तो अकाउंट को एनपीए कर देना है। तो नेचुरली अगर मार्च से अगर लॉकडाउन चल रहा है और लोगों के पास इनकम ही आने बंद हो गई, काम नहीं है, तो आने वाले समय में अकाउंट में एनपीए बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ने जो 31 अगस्त तक जो मोरेटोरियम दिया है, मुझे लगता है कि उससे और कहीं ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अगर हम वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग को अलाउ कर दे सारे बैंकिंग सिस्टम में, खास करके भारत सरकार ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज डिक्लेयर किए एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि इस भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये बहुत जरूरत है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग एट लार्ज सारे लोगों को दिया जाए, ताकि इससे ये जो एनपीए की संभावना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि अकाउंट जो पहले से एनपीए है और खराब चल रहा है, उसमें अगर हम कोई प्रकार रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जरा भी छूट देते हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट कम कर देवे, चाहे समय बढ़ा देवे, उस अकाउंट के एनपीए मानकर चलना चाहिए 1 साल तक के लिए। इसमें अगर कुछ छूट दी जाए, हिदायत दी जाए लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी समस्याओं का हल निकल जाएगा सारे लोगों के लिए। और ये बहुत बड़ा एक कारगर कदम होगा सारे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो चुका है और आगे भी होते रहेगा, क्योंकि ये कोविड कोई कल नहीं जा रहा है, वो चलते रहेगा। हो सकता है 6 महीने लगे, साल भर लगे, और भी लगे। सारे लोग इसके लिए चिंताग्रस्त है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कदम बहुत सराहनीय होगा पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बैंकों में अगर ये एनपीए बढ़ेगा तो उनकी प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी, उनकी प्रोविजनिंग बढ़ेगी तो लॉस बढ़ेंगे, लॉस बढ़ते उनके कैपिटल एडिक्वेशन फिर से घट जाएगी। और भारत सरकार ने जो 3 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 साल में इन बैंकों में, पीएसयू बैंकों में डाले हुए हैं, उसमें कहीं दिक्कतें, जैसे उन्होंने कहा अभी तिवारी जी ने, कि बिल्कुल अभी भी उन्होंने काफी पैसे भरे और अर्थव्यवस्था काफी हालत खराब है, तो बैंक शायद, सरकार भी शायद इस समय स्थिति में नहीं होगी कि और भी ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज कर सके। तो बहुत बड़ा ये अच्छा रहेगा कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर ए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग फॉर ऑल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। मेरा ये ऐसा अपना एक ओपिनियन है।
भट्टाचार्य सर, सबसे पहले तो जिस तरीके की चिंता आरबीआई गवर्नर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और मैं समझना चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से कि क्यों कोविड एरा के बीच में जो एनपीए की ग्रोथ रेट है, कई सारे एक्सपर्ट अलग अलग जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट कहती है कि कोई 2.5%, कोई 4.5% और कुछ 6% तक के आंकड़े बता रहे हैं कि एनपीए बढ़ सकता है, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड इस तरीके का दिख रहा है। वजह क्या इसके पीछे की हो सकती है कोविड टाइम में, और जो आरबीआई की गाइडलाइंस या जो सहूलियत दी जा रही है, क्या वाकई इससे ये मर्ज कुछ रुक सकता है या मर्ज बरकरार रहेगा, हालांकि उसका दर्द थोड़ा देर के बाद हमें महसूस होगा? आपके दो सवाल है कविंद्र जी। पहला सवाल है कि ये एनपीए क्यों बढ़ रहा है, इसकी तो साफ व्याख्या ये है कि अगर अर्थनीति में इतनी बड़ी हलचल मच गई है कोविड-19 से, इसकी जो ऋण की जो वापसी देने की जो एक अनुशासन जो है, वो अनुशासन एकदम टूट गया है। तो इससे साफ ये है कि जो बैंकों को जो ऋण वापस मिलना था उसमें कमी आ गई है, और अगर ये जो अगस्त के आखिर तक का जो एक मोरेटोरियम जो ऐलान किया गया है उससे भी काफ़ी जो बैंकिंग व्यवस्था में काफ़ी एक चोट पहुंची है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए तो ये तो मुमकिन है कि ये एनपीए बढ़ सकती हैं। जो एनपीए जो घट गई थी, जो एनपीए पिछले साल 2019 में मार्च के 2019 में जो एनपीए 9% थी, वो घट के 8.3 ऐसा कुछ प्रतिशत में आ गई थी। तो वो मेरे ख्याल से बढ़ने की हम जो डर जो है वो एकदम जायज़ है। दूसरी बात जो है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने जो कहा है, उन्होंने 3 दिशाओं में का संकेत दिया है। पहला तो एक मोरेटोरियम का सवाल है कि मोरेटोरियम अगस्त से बढ़ाया जाए कि नहीं। मैं समझता हूं कि मोरेटोरियम बढ़ाने की ज़रूरत तो है, पर अगर एक मोरेटोरियम एक ब्लैंकेट मोरेटोरियम हो, मैं समझता हूं कि इसमें बैंकिंग व्यवस्था को क्षति ज़्यादा होगी। अगर ब्लैंकेट मोरेटोरियम के बजाय अगर केस टू केस मोरेटोरियम या सेक्टर बाय सेक्टर मोरेटोरियम की एक व्यवस्था को अपनाया जाए, मैं समझता हूं मोरेटोरियम जो इफेक्ट क्षमता जो होगी वो बढ़ेगी। तो ये हुई मोरेटोरियम। बात यह है कि शक्तिकांत दास जी ने ये भी कहा है कि रिकैपिटलाइजेशन हो। रिकैपिटलाइजेशन में 2-3 सवाल आते हैं कि जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि सरकार के पास खजाने की इस वक्त कोई ज़्यादा प्लेंटीफुल तो नहीं है, खजाने में कमी दिख रही है। उस समय सरकार किस तरह से फिस्कल अकोमोडेशन करके इतने पैसों की रिकैपिटलाइजेशन फिर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा करेगी, ये भी एक सवाल उठता है। पर मैं समझता हूं कि ये स्थिति ऐसी है, इस वक्त सरकार को ये दिशा जरूर तय करनी होगी, क्योंकि बैंकों की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, अगर आप देखें पूरी बैंकिंग व्यवस्था की जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो इस वक्त 13% है, और अगर आप पब्लिक सेक्टर 14% है। अगर पब्लिक सेक्टर की कैपिटल एडिक्वेसी देखेंगे वो सिर्फ 13%। मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये नहीं बढ़ेगी तो बैंकिंग व्यवस्था में जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स की जरूरत होगी उसको प्रोविजनिंग करने के लिए उस क्षमता में हानि होगी। तो रिकैपिटलाइजेशन हालांकि सरकार के खजाने की कमी है, पर कुछ किसी तरह से एक कोविड का सिचुएशन है, मैं समझता हूँ फिस्कल डेफिसिट के ऊपर ध्यान सरकार कैपिटलाइजेशन के बारे में जरूर सोचे, और बैंकिंग ओनरशिप का जो कोई सुधार किस तरह से किया जा सके उसके बारे में भी चिंता करें। पीजे नायक कमेटी का एक बहुत अच्छा एक रिपोर्ट सरकार के पास है। उस पीजे नायक कमेटी के रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। और तीसरा जो मैं सवाल करूंगा वो है आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो एक कंप्लीट एक हॉलीडे दिया गया है, मैं समझता हूँ ये कंप्लीट हॉलीडे का रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट हॉलीडे अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का करेंगे तो मैं समझता हूं कि बैंकिंग व्यवस्था में जो ऋण को वापस लेने की जो अनुशासन आईबीसी के जरिए आई थी वो अनुशासन शिथिल हो जाएगा, और ये हमारी बैंकिंग व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।
तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो एक ब्लैंकेट हॉलिडे दिया गया है उसको न करके सिलेक्टिव किस जगह में जरूरी है किस जगह में जरूरी नहीं है वैसी कोई व्यवस्था को अपनाने की बहुत सख्त जरूरत है। त्रिपाठी सर, एक तो जो बटजा सर कह रहे हैं कि एक कारपेट हॉलिडे का जो पैकेज दिया गया उसको बदलने की जरूरत है, और क्या आरबीआई गवर्नर जब एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इस स्ट्रेसफुल सिस्टम से बाहर आने के लिए या फिर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म की जरूरत है, उनका आशय, उनका इशारा किस तरफ है? देखिए, वास्तव में तो बात एकदम सही है कि सारी बैंकिंग व्यवस्था जो है वो चलती है इंडिविजुअल क्रेडिट या उसके अप्रेजल पर, उसकी वायबिलिटी पर, उसके परफॉर्मेंस पर। तो ये केस टू केस होना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खास तौर से कि अगर आप केस बाय केस करिए तो सीवीसी और सीबीआई और विसिल ब्लोअर और कई शेयर होल्डर और कुछ अन्य पब्लिक इंटरेस्टेड लोग उसमें शिकायतें करने लगते हैं। इसलिए मैनेजमेंट इसलिए बहुत अब घबराता है कि हम केस बाय केस इस चीज़ों को करें। इसलिए एक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या कहिए, अब तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी घबराने लगे हैं केस बाय केस इस तरह से चीज़ों को करने में। हालांकि करना यही चाहिए, थ्योरी यही कहती है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा, ये ऐसा मामला है कि इसमें लगभग सभी उद्योग व्यापार अफेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ अफेक्टेड है कुछ नहीं है, डिग्री फर्क हो सकती है, लेकिन अफेक्टेड सभी हैं। तो इसलिए बेहतर होगा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये होगी कि रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया जाए, और 6 महीने के लिए रीस्ट्रक्चर अगर हो जाए तो असर पड़ेगा। बैंकों को एनपीए फिर नहीं दिखाना होगा, वो रीस्ट्रक्चर हो जाएंगे। जो मार्च से सितंबर तक की देनदारी थी किसी बोरोवर की, वो शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए 3 साल का लोन था तो 3 साल का अपना बाकी किस्त तो देगा, और ये 6 महीने की जो देनदारी है सबसे अंत में देगा, 3.5 साल हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कोर्स में एक तरह के केसेस को लेकर के बैंकों को रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए और आरबीआई को एनकरेज करना चाहिए। बैंक्स इस वक्त देखिए उनके मैनेजमेंट बड़े डरे रहते हैं इस तरह की चीज़ों को करने के लिए, उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है। आरबीआई को ही इनिशिएटिव लेकर के ये बैंकों के साथ बैठना चाहिए कि सेक्टर वाइज या कुछ इसमें अमाउंट वाइज कर दें, जिससे कि बैंक ये रिस्ट्रक्चरिंग कर दें। अगर ये बैंक रिस्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो बहुत इसमें आसानी होगी। फिर इनके एनपीए भी नहीं इनको ये दिखाने पड़ेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी की जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो सकेगी, क्योंकि एनपीए दिखाते ही इनका इरोजन ऑफ कैपिटल हो जाता है। फिर बड़ी मुश्किल होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो शेयर अपना और उठा नहीं सकते, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट पैसा दे नहीं पा रही है। तो मेरे विचार से तो यही होगा, रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, और यही शायद उन्होंने इंडिकेट भी किया है कि स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म के लिए पहल आरबीआई को ही करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रमेश जी, जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर जो सुझाव हैं, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको दिखता है विकल्प और कोविड के इस दबाव के बीच में जिस तरीके से इकोनॉमी है और जो बैंकिंग सिस्टम पर पूरा का पूरा स्ट्रेस है? और इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि आरबीआई गवर्नर जब कहते हैं कि ऑफसाइट सर्विलांस मैकेनिज्म को हम मजबूत कर रहे हैं, इसे ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ये सिस्टम है क्या और किस तरीके से ये इस खतरे को या इस चुनौती को इससे पार पा सकता है? जी, ये बिल्कुल सही है कि जैसे त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा कि बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट वो डरे हुए हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम बैंकिंग सेक्रेटरी, फॉर्मर बैंकिंग सेक्रेटरी त्रिपाठी जी ने इस बात को भी माना, और साथ साथ हमारे साथी भट्टाचार्य जी भी इस बात से सहमत है। रही बात रिस्ट्रक्चरिंग, तो बिल्कुल वो देने पड़ेगी। रीज़न ये है कि कोई भी इंडस्ट्री इससे अछूत नहीं बची है इस एपिडेमिक से, क्योंकि कहीं पे भी आप अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट जैसे धीरे धीरे आने शुरू हो गए, आप देखोगे कि उनके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो ये करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस बारे में जरूर कुछ पहल करेगी ताकि लोगों को इसमें एक कुछ लंबी राहत मिले। रही बात ऑफसाइट सर्वेलेंस की, तो बैंकों में पिछले 3, 4, 5 सालों से अर्ली वार्निंग सिग्नल के सिस्टम लगाए गए हैं, जहाँ पे बैंकों को
ये देखना है कि उस अकाउंट में, हर अकाउंट के अंदर क्या पोजीशन हो रही है, कैसे उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उसमें अर्ली वार्निंग सिग्नल के चलते ही बैंकों को तुरंत ही अपने एक्शन इनिशिएट करे चाहिए, ताकि वो बोरोवर से मिल सके और क्या लेना, स्टेप लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में करे, ताकि अकाउंट को स्लिपेज होने से बचा जा सके। बैंक पहले करते थे उसको, जहाँ की ग्रीनिंग का नाम दिया गया, और जिसके कारण काफ़ी अकाउंट में एनपीएस बढ़ गए। अब मैं समझता हूँ कि चूंकि जो एनपीएस, जो बड़े बड़े अमाउंट के जो भी थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अर्ली वार्निंग सिग्नल को ध्यान में रखते हुए, और जो उन्होंने उस समय 2015 में इनिशिएट किया था एक्शन, उसके चलते असेट क्वालिटी रिव्यू जो उन्होंने किया था, उससे काफ़ी जो डैमेज था वो सब निकल चुका है। अब बैंक भी काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं। वे खुद भी इस बात में काफ़ी ध्यान रखते हैं कि ऐसे एकदम ऑफ साइड उन्हें पकड़े जाए कि भाई उन्हें देखा ही नहीं और अकाउंट एनपीए हो गया। अब जो स्थिति है वहाँ पे जो अकाउंट एनपीए हो गए वो जेन्युइन रीजन से हो रहे हैं। अब चूंकि जीएसटी आ चुका है, पहले जीएसटी नहीं था, कौन कहाँ पे मैसेज भेज रहा है कोई नहीं था, जीएसटी के स्लिप नहीं आती थी। अब तो जीएसटी आने के कारण मैं समझता हूँ कि मिस यूटिलाइजेशन फंड्स बहुत हद तक रुक चुका है। अब बैंकों को चाहिए कि वे अपने जो अपसाइड सर्वेलेंस है, उनका जो आने वाला सिग्नल है, उनके जो बाकी भी स्टेप्स है, जिससे कि वे देख सकते हैं कि अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, इसको और मजबूती दी गई है। और बैंक वाले काफ़ी अलर्ट है। वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार से ऐसे देखा जाए कि बैंक वाले सो रहे थे और अकाउंट एनपीए हो गया। नहीं, अब बिल्कुल अलर्ट है, और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सराहनीय का काम हो चुका है और हो भी रहा है। और अब जो भी इस पर्टिकुलर, जैसे कि सभी लोग इस बात से सहमत है कि कोविड के चलते जो एक वन टाइम पैकेज दो देना है, उस पर जरूर कुछ काम किया जाए, ताकि सभी को राहत मिले, न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को, बल्कि सरकार भी इस तरह से इस बात से बाद में आश्वस्त हो जाए कि कैपिटल इन्फ्यूजन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक समय दिया जा चुका है। ओके, भट्टाचार्य सर, एक तरफ आरबीआई जब ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसका फोकस है, वहीं दूसरी तरफ जब हम रिकवरी के संकेतों को देखते हैं और लिक्विडिटी की कमी ना हो, इसका पूरा का पूरा दारोमदार बैंकिंग सिस्टम पर होगा। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज न सिर्फ आरबीआई बल्कि मैं कहूं कि बैंकिंग सिस्टम के लिए है कि वो जाए तो जाए किधर। देखिए, जो लिक्विडिटी की जो चैलेंज जो है, मैं ये समझता हूं कि लिक्विडिटी की चैलेंज काफ़ी सीमित हो गई है, क्योंकि इस वक्त लिक्विडिटी की कमी नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी की ज़्यादा ही लिक्विडिटी है सिस्टम में। और बैंक को लिक्विडिटी इतना ज़्यादा है कि लोग बैंक्स लेजी बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो रेपो रेट में उसमें पैसा रख रहे हैं, 7.5 लाख और 8 लाख करोड़ पैसे वहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ पे 3.5% पे भी वहाँ पे पैसे रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लिक्विडिटी के चैलेंज इस वक्त जहाँ पे अर्थनीति में पैसों की डिमांड कम है, तो मैं समझता हूँ लिक्विडिटी के चैलेंज उतने ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा चैलेंज ये है कि बैंक किस तरह से स्वस्थ रहे और किस तरह से जो अगले दिनों में जब अर्थनीति की दिन अच्छी आएंगे, जब डिमांड बढ़ेगा, उस समय बैंकिंग व्यवस्था किस तरह से अब जो डिमांड है, पैसे की डिमांड, जो लोन की डिमांड को किस तरह से पूरी कर सके। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा, कि बैंक की जो स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सर्वेलेंस करें। और रिकैपिटलाइजेशन जो की बात उन्होंने जिक्र की, मैं समझता हूं कि सरकार की नीति के अनुसार ये भी कहा गया है कि एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का एक ऐलान किया जाएगा, जिस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 3 से 4 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को रखा नहीं जाएगा, बाकी एंटिटीज को ग्रेजुअली उनकी ओनरशिप चेंज की जाएगी। मेरा मानना यह है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। अगर उस नीति का जल्दी ही उसका नियम का उसका ऐलान किया जाए, उसमें ये कहा जाए, काफ़ी सारे बैंकों के मर्जर हो गए हैं, जहाँ पे एक 2 साल पहले यहाँ पे 26 बैंक थे, अब उनकी जगह 13-14 बैंक हैं। तो मैं समझता हूँ कि 4 बैंक के बजाय बाकी बैंकों को अगर ग्रेजुअल एक ओनरशिप चेंज की तरह जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का जो ऐलान किया गया था, उसके अनुसार उससे रिकैपिटलाइजेशन की जो डिमांड जो होगी, उसमें भी एक थोड़ा बहुत एक बेनिफिट मिल सकता है सरकार को। मैं समझता हूं कि इस दिशा में, इस अवस्था में सरकार को और बैंकिंग व्यवस्था को एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक और डायनेमिक डिसीजन लेने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो 2021-22 में
जो रिकवरी जो जिसे बहुत लोग कह रहे हैं कि 8-9% की वृद्धि आएगी, उस समय बैंकिंग व्यवस्था को सबल होना है और स्ट्रांग होना है, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी की डिमांड को, लोन डिमांड को पूरी कर सके। ओके, त्रिपाठी सर, आखिरी में चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल कितना लंबा चलेगा हम नहीं जानते और ना ही इसकी वैक्सीन को लेकर अब तक कोई खुशखबरी आ रही है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम भी कोरोना से उतना ही मैं कहूं कि परेशान और पीड़ित है जितना कि ह्यूमन इस वक्त है। बैंकिंग सिस्टम और उसके एनपीए को लेकर क्या कोई वैक्सीन आपको लगता है इस वक्त जिसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर आगे का रास्ता जब कोरोना संकट धीरे धीरे कम होगा और रिकवरी वापसी जो है वो तेजी के साथ होगी, तब हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा? क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम जो होता है वो अर्थव्यवस्था की ब्लड लाइन है और उसी से अर्थव्यवस्था चलती है। इस समय कई कठिनाइयां हैं और चैलेंजेस हैं, लेकिन जैसा अभी भट्टाचार्य साहब ने बहुत अच्छा कहा कि इस वक्त लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। 7-8 लाख करोड़ रुपए तो बैंकों ने आरबीआई में रखा हुआ है, जो कि अब सबसे पहले तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी पर, जो एसएमई सेक्टर है, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दे रखी है कि आप लोन दीजिए, अगर लोन फेल होता है तो हम इसको भरपाई करेंगे, वहां आइडेंटिफाई करके ये लेंडिंग शुरू करें। ये अभी लेंडिंग इस तरीके से कर नहीं रहे हैं, इनको थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। लेंडिंग वहाँ शुरू करें, एसएमई पर शुरू करें, एक्सपोर्ट पर शुरू करें, और बड़े बड़े जो हैं सेक्टर, बड़े जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको तो ये अच्छी तरीके से उनको परख सकते हैं, उनका तो डिटेल स्टडी कर सकते हैं, फिर उनको जो ज़रूरत हो वो करें। तो ये ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात से भट्टाचार्य साहब से थोड़ा सा असहमत नहीं हूँ, लेकिन टाइमिंग की बात है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात है, मेरे ख्याल से ये उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल सेक्टर डिफिकल्टी में है और अच्छा शेयर प्राइस मिलेगा नहीं। थोड़ा इसको सेटल कर लें, 1-2 साल बाद करें। मैं सहमत हूँ 4-5 बड़े बैंक्स के अलावा गवर्नमेंट को ज़्यादा बैंक रखने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आवें और उसके बाद कुछ बैंक्स को इसमें डिसइन्वेस्ट करें, वो बात ठीक है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, और बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी मीटिंग करनी चाहिए आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर को, और उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कोविड के साथ रह कर के हमें जीना सीखना होगा, कोविड के साथ रह के हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा। तो कोविड से डर के अंदर न बैठ जाएं, हम लेंडिंग शुरू करें, अच्छी तरीके से लेंडिंग करें। अगर कोई गलती होती है या कहीं कोई मिस्टेक होगी, ऑनेस्ट मिस्टेक होगी या कुछ गड़बड़ी होगी, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये आगे बढ़ेंगे। और इंडियन बैंकिंग काफ़ी पुराना है, इसका बड़ा इतिहास रहा है, और थोड़ा इनको इनके पीठ पर हाथ रखें तो ये आगे बढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा ही मुझे उम्मीद है। रमेश जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपका कि बेहतर चैलेंजेस हैं उसके बीच में कोई और रास्ता है या कोई और सुझाव जो आपको लगता है कि ज़्यादा मददगार हो सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथ साथ में भी ध्यान रखे कि वो अपनी कोई गाइडलाइंस इस तरह से डाल दे कि भाई अकाउंट अगर पहले से ओवर ड्यू है तो उसको एनपीए मान के चलेगा। ये छूट बैंकों को दी जाएगी तो कम से कम, चूँकि आज सभी जानते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, तो उनको अगर ये मिल जाएगा कि भाई ये जो अकाउंट का जितना भी रजिस्टरिंग करना है उसमें एनपीए, ठीक है, प्रोविजनिंग के लिए कुछ कंडीशन रखिए भाई, जिनके भी रजिस्टरिंग करेंगे वहाँ पे आपको थोड़ा 10-5% या 15% का प्रोविजन करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी सारे बैंकों के लिए। ओके, भट्टाचार्य सर, मैं समझता हूँ कि मैं त्रिपाठी जी से मैं सहमत हूँ। शायद यह वक्त नहीं है जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें, पर ज्यों ही इकोनॉमी अर्थनीति ठीक अपने पथ में आ जाए, मैं समझता हूँ प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। हमें देश में इतनी सारी बैंकों की, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंकों की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, वक्त हमारे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि असल में आरबीआई ने जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको लेकर क्या चिंता जाहिर की है, अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ वित्तीय स्थिरता का लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है, और साथ ही साथ नए रिस्क का पता लगाने के लिए जो मैकेनिज्म बन रहे हैं और ऑफसाइड सर्विलांस मैकेनिज्म और ज़्यादा मजबूत कैसे पड़े, और एनपीए का खतरा कैसे हम रोक पाएं या उसको कंट्रोल कर पाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले महीनों में दिख सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।